नमस्ते बच्चों। समाजशास्त्र का जो दूसरा भाग है उसका पहला अध्ययन है समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है इसका परिचय कि सामाजिक संरचना किसे कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कई समूह जैसे परिवार, मित्र मंडली, नातेदारी, वर्ग, लक्ष्य, लिंग, अपने देश या प्रदेश आदि से जुड़ा होता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समूह से जुड़ा होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण में एक विशेष स्थान होता है। यानी कि समाज की संरचना में उसका कोई न कोई भाग होता है। सामाजिक संरचना के संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति का कार्य करने हेतु बाध्य करता है। यानी कि सामाजिक संरचना के संदर्भ में उसमें रहकर के व्यक्ति अपने सामाजिक स्तर पर कुछ न कुछ कार्य करता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का एक मुख्य उद्देश्य व्यक्ति तथा समाज के द्वंद्वात्मक संबंधों को समझना है। यानी कि समाजशास्त्र के अंदर रह करके या समाज के अंदर रह करके व्यक्ति का एक मुख्य उद्देश्य हो जाता है कि व्यक्ति तथा समाज के द्वंद्वात्मक समाजशास्त्री जो होते हैं, समाज का अध्ययन करने वाले जो होते हैं, उनका एक उद्देश्य होता है कि समाज और उससे जुड़े हुए व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है उनको समझना और इन संबंधों को समझने के लिए सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तरीकरण तथा सामाजिक प्रक्रियाओं को समझना आवश्यक होता है। यानी कि समाजशास्त्रियों को इन दोनों को समझने के लिए समाज की संरचना को समझना और समाज के स्तरीकरण यानी कि समाज का स्तर कैसा है और समाज के अंदर जो कार्य प्रणाली जो है उसको समझना आवश्यक होता है। फिर आगे आता है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना किसे कहते हैं। सामाजिक संरचना शब्द इस तथ्य को दर्शाता है कि समाज संरचनात्मक है। यानी कि समाज क्या है, संरचनात्मक, यानी कि एक संरचना का एक रूप है। अपने विशिष्ट रूप में यह क्रमवार तथा नियमित है तथा ये क्या है, अपने एक निश्चित रूप में क्रमवार यानी कि क्रम के अनुसार इसकी प्रक्रियाएं चलती रहती है और इसकी जो कार्य प्रणाली वो क्या है, नियमित है। अर्थात लोगों के आचरण तथा परस्पर उनके संबंध में एक प्रकार को अंतर्निहित नियमितता अथवा प्रतिमान होता है। यानी कि उसका एक निश्चित जो है नियमित और एक निश्चित रूटीन या उसकी कार्य प्रणाली होती है। सामाजिक संरचना की संकल्पना इन्हीं नियमितताओं को इंगित करती है। यानी कि सामाजिक संरचना की जो संकल्पना है या उसकी संरचना जो है इन्हीं नियमितताओं को इंगित करती है, यानी कि दर्शाने का कार्य करती है। फिर आगे है सामाजिक पुनरुत्पादन। सामाजिक पुनरुत्पादन किसे कहते हैं। सामाजिक संरचना मानवीय क्रियाओं तथा संबंधों से बनती है। यानी कि सामाजिक क्रिया जो है वो किससे बनती है, मानवीय क्रियाओं से, यानी कि मानव के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसके द्वारा तथा उसके संबंधों से, यानी कि आपस में संबंधों से बनती है। जो पक्ष इन्हें नियमितता प्रदान करता है अलग अलग काल अवधि एवं भिन्न भिन्न स्थानों में इन क्रियाओं एवं संबंधों को लगातार दोहराया जाना है। उदाहरण के लिए एक परिवार, एक विद्यालय, एक विशिष्ट प्रकार के क्रियाकलापों वर्णों से दोहराए जाते हैं जो आगे चलकर संस्थाएं बनते हैं। यानी कि सामाजिक पुनरुत्थान जो है ये उधर एक परिवार तथा एक विद्यालय में कुछ विशिष्ट प्रकार के क्रियाकलाप वर्षों से दोहराए जाते हैं जो आगे चल कर के संस्थाएं बनती है। यानी कि कार्य प्रणाली जो होती है निरंतर चलती रहती है और उसे संस्थाएं के रूप में परिलक्षित किया जाता है। ये संस्थाएं जो है चलती रहती है, इनके अंदर परिवर्तन भी होते रहते हैं। इनके सदस्यगण प्रतिदिन विभिन्न स्तरों पर पुनर्रचना हेतु सहयोग, संघर्ष और प्रतियोगिता करते हैं। यानी कि इसकी सामान्य रूप में बाध्य करती है और इसकी सीमा तय करती है। हम एक व्यक्ति के रूप में क्या कर सकते हैं, यह हमसे बाह्य है ना। यानी कि इसमें जो है व्यक्ति इसके अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न वर्गों को पुनर्रचना हेतु सहयोग, संघर्ष
तथा प्रतियोगिता करते हैं। फिर इसमें बाध्यता है, दुर्खिम सामाजिक संरचना की बाध्यता पर बल देते हैं, यानी कि सामाजिक संरचना पर बल देते हैं। उनके अनुसार सामाजिक संरचना हमारी क्रियाओं को समानांतर रूप से बाध्य करती है, इसकी सीमा तय करती है तथा हम करती है कि हम व्यक्ति के रूप में क्या कर सकते हैं, यानी कि ये क्रिया के रूप में मांगने का कार्य करता है। फिर आगे है सृजनात्मकता, यानी कि सृजनात्मकता किसे कहते हैं। सृजनात्मकता का उद्देश्य दिया, कार्ल मार्क्स भी सामाजिक संरचना की बाध्यता पर बल देते हैं। कार्ल मार्क्स ने भी समाज की जो संरचना है उसके ऊपर ही बल देते हैं। साथ ही मनुष्य की सृजनात्मकता को महत्वपूर्ण मानते हैं कि मनुष्य कार्य किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए उत्सुक है या किसमें उसकी रुचि है, जो सामाजिक संरचना को परिवर्तन भी करती है और उसे उत्पादित भी करती है। सामाजिक स्तरीकरण, यानी कि समाज का स्तरीकरण कैसा है। सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय समाज के समूहों के बीच संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व से है, भौतिक और प्रतीकात्मक पुरस्कारों की पहुंच से है, यानी कि उस समाज का स्तर कैसा है और उसकी भौतिक स्थिति जो है वो कैसी है। सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार है धन। सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार क्या है? धन। एक तो है धन, यानी कि आर्थिक स्थिति कैसी है। फिर दूसरा आता है इसकी शक्ति, प्रजाति, जाति, क्षेत्र, समुदाय, जनजाति, खेल तथा लिंग। ये जो है सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य आधार होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण सर्वाधिक प्रचलित रूप वर्ग विभाजन है। सामाजिक स्तरीकरण एक विस्तृत सामाजिक संरचना के भाग के रूप में असमानता के निश्चित प्रतिमान द्वारा पहचाना जाता है। यह असमानता व्यवस्थित रूप से विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों की सदस्यता से जुड़ी होती है और एक समूह के सदस्यों की विशेषताएं समान होती हैं, यानी कि इससे जुड़ी सामाजिक समूह से सदस्यता से जुड़ी होती है। यह असमानता जो है व्यवस्थित रूप से समूह से जुड़ी होती है और एक समूह के सदस्यों की विशेषताएं समान होती है। फिर आगे है, इस प्रकार स्तरीकरण की संकल्पना उस विचार को संदर्भित करती है जहाँ समाज का विभाजन एक निश्चित प्रतिमान के रूप में समूह में होता है तथा यह संरचना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, यानी कि समाज की जो संरचना है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। फिर है असमान रूप से बांटे गए लाभों का अंतर। लाभ के तीन बुनियादी प्रकार है जिसका विशेषाधिकार प्राप्त समूहों द्वारा उपभोग किया जाता है। तो पहला आता है जीवन अवसर, यानी कि तीन भाग जो है, पहला है जीवन अवसर, फिर दूसरा है सामाजिक परिस्थिति, तीसरा है राजनीतिक प्रभाव, यानी कि वो समाज के ऊपर कैसी स्थिति या कैसा प्रभाव है। व्यक्ति तथा वर्गों को मिलने वाले अवसर तथा संसाधन, प्रतियोगिता, सहयोग तथा संघर्ष की प्रक्रियाओं के रूप में सामने आते हैं तथा इन्हें सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण द्वारा आकार दिया जाता है। साथ ही मनुष्य पूर्व स्थित संरचना तथा स्तरीकरण में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, यानी कि इन आधार पर समाज के अंदर परिवर्तन लाने का कार्य किया जाता है। फिर आगे समाजशास्त्र में सामाजिक प्रक्रिया को समझने के दो तरीके हैं। इसके दो तरीके, समाजशास्त्र सहयोग, स्पर्धा तथा संघर्ष की प्रक्रियाओं की व्याख्या समाज की वास्तविक संरचना के अंतर्गत करना चाहता है। समाजशास्त्र में संस्थाओं को समझने के दो परिप्रेक्ष्य है। पहला है संघर्ष परिदृश्य और दूसरा है प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य। संघर्ष परिप्रेक्ष्य, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, यानी कि संघर्ष परिप्रेक्ष्य के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स है, यानी कि संघर्ष परिप्रेक्ष्य का जो
कि दो परिप्रेक्ष्य, तो संघर्ष परिप्रेक्ष्य को निर्धारित करने वाले समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स, तो प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य के प्रतिपादक है दुर्खिम। यानी ये दो समाजशास्त्री है, इन्होंने समाज की दो स्थितियाँ बताई हैं। संघर्ष परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में कार्ल मार्क्स है और प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य के प्रतिपादक कौन है? इमानुएल दुर्खिम है। दोनों परिप्रेक्ष्यों में समानता है। दोनों परिप्रेक्ष्य यह मानकर चलते हैं कि मनुष्य को अपने बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग करना होता है तथा अपने और अपनी दुनिया के लिए उत्पादन और पुनः उत्पादन करना पड़ता है। यानी कि अपने समाज के लिए और अपने के लिए निरंतर कार्य करना पड़ता है। पहला है संघर्ष परिप्रेक्ष्य और इसकी प्रमुख विशेषताएं, यानी कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। सहयोग एवं प्रकारों में एक ऐतिहासिक समाज को दूसरे ऐतिहासिक समाज में परिवर्तित होता है, यह परिवर्तित किया है। दूसरा है समूह तथा व्यक्तियों का स्थान उत्पादन प्रणाली के संबंधों में भिन्न तथा असमान होता है। तीसरा है जहाँ समाज जाति वर्ग अथवा पितृसत्ता तथा धर्म समाजीकरण, इसमें जो है जिन्हें कुछ प्रकारात्मक अनिवार्य प्रकारात्मक संघर्ष सहयोग के प्रकारों ने एक ऐतिहासिक समाज को दूसरे ऐतिहासिक समाज में परिवर्तित किया है। दूसरा है समूह तथा व्यक्तियों का स्थान उत्पादन प्रणाली के संबंधों में भिन्न तथा असमान होता है, जहाँ समाज जाति वर्ग अथवा पितृसत्ता के आधार पर बटा होता है। यानी कि समाज तीन प्रकारों से बटा होता है। एक तो होता है जाति वर्ग होता है, एक होता है पितृसत्ता के आधार पर। वहाँ कुछ समूह सुविधा संपन्न और कुछ समूह जो होते हैं जो सुविधा से वंचित होते हैं। यानी कि किसके की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, तो वंचित होते हैं तथा एक दूसरे के प्रति भेदभाव मूलक स्थिति बरतते हैं। यानी कि दो वर्ग बन जाते हैं, तो दोनों वर्ग एक दूसरे के अंदर भेदभाव की स्थिति दिखाई देती है। प्रभावशाली समूह में यह स्थिति सांस्कृतिक मानदंडों जबरदस्ती तो हिंसा द्वारा भी उत्पन्न की जाती है। फिर है प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य। प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का सरोकार मुख्य रूप से, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि समाज में व्यवस्था की आवश्यकता से है, कि समाज में किसकी आवश्यकता है, समाज की व्यवस्था की आवश्यकता से है। प्रकारात्मक अनिवार्यतः प्रकारात्मक अपेक्षा तथा पूर्व अपेक्षाएं कहा जाता है। यानी कि पूर्व में आधारित जो नियम है इसके ऊपर निर्धारित है, ये उन शर्तों को पूरा करती है जो व्यवस्था के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, जैसे समाजीकरण संचार भूमिका निर्धारण आदि। इस तथ्य पर आधारित है कि समाज के विभिन्न भागों का एक प्रकार अथवा भूमिका होती है। यानी कि एक प्रकार होता है, उसकी एक कुछ भूमिका होती है जो संपूर्ण समाज के प्रक्रियात्मक के लिए जरूरी होती है। सहयोग प्रतियोगिता तथा संघर्ष प्रत्येक समाज की एक सार्वभौमिक विशेषता है, जो अंतःक्रियाओं का परिणाम, जो व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं का परिणाम है। यह मान्यता है कि प्रतियोगिता और संघर्ष भी अधिकतर स्थितियों में समाज की विभिन्न प्रकार से मदद करते हैं। प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य सभी प्रकार की प्रक्रियाओं मानदंडों अथवा संस्कृतियों की भूमिका को समाज को संपूर्णता के रूप में समझता है, न कि उस संदर्भ में जहाँ प्रभावशाली समूह द्वारा समाज को नियंत्रित किया जाता है। सहयोग प्रतियोगिता एवं संघर्ष के आपसी संबंध अधिकतर जटिल होते हैं तथा ये आसानी से अलग किए जा सकते हैं। सहयोग व्यवहार को समाज के गहरे संघर्षों की उपज के रूप में देखा जा सकता है, परंतु
जब इन संघर्षों को खुलकर अभिव्यक्ति नहीं होती है तो अथवा उन्हें खुली चुनौती नहीं दी जाती तो कोई संघर्ष सामने नहीं आता है और केवल सहयोग ही विद्यमान रहता है। यानी कि समाज के सामने अगर कोई संघर्ष आता है या कोई मुसीबत भी आती है तो उसमें सहयोग की भावना विद्यमान रहती है। जैसे अपने जन्म के परिवार में संपत्ति पर स्त्री द्वारा यानी कि इन किन के ऊपर अधिकार होता है, स्त्री द्वारा अपने अधिकार को त्यागना, विस्तृत मानव बाध्यताओं के कारण महिलाएं अपने आप को संघर्ष अथवा प्रतियोगिता से अलग रखती हैं अथवा सहयोग देती हैं। इसे समझने के लिए प्रकारवादी व्यवस्थापन शब्द का प्रयोग करते हैं। वे संघर्ष में रहते हुए भी समझौते एवं सह-अस्तित्व की कोशिश के रूप में इसे देखते हैं। प्रकार का मतलब है कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है अपने समाज के साथ सहयोग या परिवार के साथ सहयोग करता है। फिर आगे सहयोग तथा श्रम विभाजन। सहयोग का विचार मानव व्यवहार की कुछ मान्यताओं पर आधारित है। मनुष्य के सहयोग के बिना मानव जाति का अस्तित्व कठिन हो जाता है। यानी कि मनुष्य के सहयोग के बिना अगर मनुष्य समाज में सहयोग न करे तो उसका मानव जीवन अत्यधिक कठिन हो जाता है। जानवरों की दुनिया में भी सहयोग पाया जाता है। दुर्खिम के विचार के अनुसार कि जहाँ कहीं भी समाज है वहाँ पर जो है परार्थवाद है, क्योंकि वहाँ एकता है। अतः हम परार्थवाद को मनुष्यता के आरंभ से ही देखते हैं और यहाँ तक कि असंयमित रूप में भी देखते हैं। फिर दूसरा होता है एकता। एकता समाज का एक नैतिक बल है, यानी कि एक बल होता है तथा सहयोग समाज के प्रकारों को समझने के लिए बुनियादी अवयव है। श्रम विभाजन की भूमिका समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। श्रम विभाजन की जो भावना है वो क्या करता है, समाज की आवश्यकताओं को पूरी करता है, एक दूसरे के सहयोग की भावना को उत्पन्न करता है। इसमें सहयोग सन्निहित है। इस श्रम विभाजन एक तरफ यहाँ प्रवृत्ति के नियम हैं, वहीं दूसरी तरफ मनुष्य के व्यवहार का नैतिक नियम भी है, यानी कि नैतिक नियमों को भी परिलक्षित करता है। दुर्खिम ने समाज में दो प्रकार की एकता का वर्णन किया है तथा दोनों में अंतर स्पष्ट किया है। पहला है यांत्रिक एकता। यांत्रिक एकता के अंतर्गत यांत्रिक एकता संहति का एक रूप है जो श्रम विभाजन पर आधारित होता है, जिसके फलस्वरूप समाज के सदस्यों में सहनिर्भरता है, यानी कि व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करते हैं। मार्क्स ने विशेषताएं एकरूपता, एक जैसा जीवन, कम से कम विशिष्टता, आयु, लिंग आधारित श्रम विभाजन तथा श्रम विभाजन इस समाज के सदस्य परस्पर अपनी मान्यताओं, संवेदनाओं, विवेक तथा चेतना से होते हैं, यानी कि व्यक्ति अपनी चेतना या अपनी बुद्धि के आधार पर इससे जुड़े हुए होते हैं। फिर दूसरा तो सावी एकता। सावी एकता सामाजिक संहति का वह रूप है जो श्रम विभाजन पर आधारित होता है, जिसके फलस्वरूप समाज के सदस्यों में सहनिर्भरता है। मार्क्स के विचारों के साथ जहाँ दुर्खिम परार्थवाद और एकता, मार्क्सवादी परार्थ एकता को दुनिया का विशिष्ट लक्षण मानते हुए सहयोग का विवेचन करते हैं, वहीं मार्क्स चेतना पर बल देते हैं, यानी कि मनुष्य केवल सहयोग के लिए समायोजन तथा सामंजस्य ही करते हैं, बल्कि इस प्रक्रिया में समाज को बदलते भी हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। मार्क्स ने संघर्ष में परिप्रेक्ष्य में सहयोग पर बल दिया है, यानी कि समाज के अंदर व्यक्ति जो है समाज में रह करके सहयोग और उस सहयोग पर बल दिया है। मार्क्स के अनुसार ऐसे समाज में जहाँ वर्ग विद्यमान है वहाँ सहयोग स्वैच्छिक नहीं होता है, यानी कि समाज के अंदर जो अगर वर्ग भेद है तो वहाँ पर सहयोग की भावनाएं भी
स्वैच्छिक नहीं होती हैं। मार्क्स ने अलगाव शब्द का प्रयोग श्रम को मूर्त अन्न वस्तु तथा श्रम के उत्पादों पर मजदूरों के नियंत्रण में कमी के संदर्भ में किया है। यानी कि मार्क्स ने अलगाववाद शब्द का प्रयोग किसके लिया गया है कि मजदूरों के नियंत्रण की कमी है ना, मजदूरों के नियंत्रण में कमी के संदर्भ में इसका प्रयोग किया है। तो कार्ल मार्क्स ने समाज की एक संगठन के रूप में परिलक्षित किया है।